तो चलो अब हम समझते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन को, जिसे हम कहेंगे FVOC। तो जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन का सिंपली मतलब है सेल्स कंसीडरेशन। मतलब आपने वो एसेट कितने में बेचा, वो बनता है आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। ठीक है। और जब भी आप फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन लोगे तो एक सेक्शन आपको हमेशा चेक करना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं सेक्शन 50C। सर सेक्शन 50C क्या कहता है? देखो सेक्शन 50C बेसिकली बात करता है कि जब भी आप कोई लैंड, बिल्डिंग या बोथ बेचते हो, उस केस के अंदर ही हमें 50C सेक्शन चेक करना है। सर इसके अलावा अगर हम कोई और कैपिटल एसेट बेच रहे हैं तो वहां पे आप सिंपली समझो जो सेल्स कंसीडरेशन है वही आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन होगी। बट जब आप लैंड, बिल्डिंग या फिर बोथ बेचते हो तो उस केस के अंदर एक बार हमें सेक्शन 50C भी चेक करना होता है, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन को सेल्स कंसीडरेशन लेने से पहले। ठीक है। सर सेक्शन 50C सिंपली ये कहता है कि जो भी आपकी सेल्स कंसीडरेशन है उसे लो और उसका 110% करो। ठीक है। अगर तो उसका 110% उस प्रॉपर्टी की जो हम बेच रहे हैं उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम आए तो उस केस के अंदर हमें शायद हम फिर वहां पे सेल्स कंसीडरेशन को फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन नहीं मनाएंगे। क्या मैंने कहा अगर हमारा सेल्स कंसीडरेशन का 110% हमारी उस प्रॉपर्टी को जिसको हम बेच रहे हैं उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम आए तो हम सेल्स कंसीडरेशन को फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन नहीं मनाएंगे, पहली बात। सर दूसरी बात आई, मानो अगर सेल्स कंसीडरेशन का 110% उससे ज्यादा आ जाए या उसके बराबर आ जाए तो ओके, कोई इशू नहीं, तो सेल्स कंसीडरेशन ही फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन बनेगी। बट अगर ज्यादा नहीं आए, उल्टा कम आ जाए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से, तो उस केस के अंदर सेल्स कंसीडरेशन फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन नहीं बनेगी। तो सर क्या बनेगी? सर पहला मुद्दा तो सर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होती क्या है? तो देखो जब भी हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी की सिंपली मतलब कि गवर्नमेंट आपसे किस वैल्यू पे स्टैम्प ड्यूटी चार्ज करेगी उसे हम कहते हैं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। ये बेसिकली गवर्नमेंट ही निकालती है। ठीक है। अब सर यहाँ पे दो बातें आई। पहली बात तो सर आपने कहा मैं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कंपेयर करके चलो, पर सर मुझे पता है जब भी मैं कोई प्रॉपर्टी बेचता हूँ वहां पे दो डेट्स आती हैं। एक आती है एग्रीमेंट की डेट जिस दिन हम प्रॉपर्टी बेचने का एग्रीमेंट करते हैं, और एक आती है रजिस्ट्रेशन की डेट जिस दिन नॉर्मली सारे डॉक्यूमेंट ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है। अब सर मैं कौन से डेट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लूँ, क्योंकि सर यहाँ पर तो दो डेट आ गई। तो सर इनकम टैक्स एक्ट ने कहा जनरली आप रजिस्ट्रेशन डेट की ही स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेके चलोगे। ठीक है। बट मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ। क्या ऑप्शन देता हूँ? कि आप एग्रीमेंट डेट की भी ले सकते हो। देखो ये कंपलसरी नहीं है, एक ऑप्शन है कि बंदा चाहे तो रजिस्ट्रेशन डेट की भी ले सकता है और एग्रीमेंट डेट की भी ले सकता है। बट आप एग्रीमेंट डेट की तभी ले सकते हो, ये जो ऑप्शन है ऑप्शन टू टेक, आपको कब मिलेगा ये ऑप्शन? जब आप पार्ट ऑफ कंसिडरेशन आपको मिल जाए अप टू एग्रीमेंट डेट, चाहे सर 1 रुपए क्यों ना हो, आपको एग्रीमेंट की डेट तक एक पार्ट ऑफ कंसिडरेशन मिल चुका है। वो भी कैसे मिल चुका है? थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग चैनल, या फिर अकाउंट पे चेक, या फिर अकाउंट पे ड्राफ्ट, या फिर ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू, कैश में नहीं। सिर्फ इन 3 माध्यम से अगर आपको मिल चुका है एग्रीमेंट डेट तक आप पार्ट ऑफ कंसिडरेशन, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप एग्रीमेंट की डेट की भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू यहाँ पे कंपैरिजन के लिए ले सकते हो, वरना रजिस्ट्रेशन की डेट की लेके चलोगे। अब सर मुद्दा ये आया, सर पहले मैंने यही कहा कि सेल्स कंसिडरेशन का 110% निकालो। अगर तो वो आ जाए, मतलब सेल कंसिडरेशन 110% स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम आ जाए, तो उस केस में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बनेगी। अच्छा, और अगर नहीं आए, मतलब इसका सेल्स का 110% स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम नहीं आया, या तो इससे ज्यादा आ गया इसके बराबर आ गया, तो उस केस में मैं कहता इट्स ओके, कोई बात नहीं, तो सेल्स कंसिडरेशन ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बनेगी। बट ये चीज याद रखना, अगर सेल्स का 110% स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम आ जाए तो उस केस में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन के चलती है। अब सर इसके पीछे क्या होता है लॉजिक, अब मुझे ये चीज समझाओ। तो देखो लॉजिक सिंपली है कि गवर्नमेंट कह रही है मुझे लगता है कि ये प्रॉपर्टी की वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल इस प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 CR है, और जैसे मैंने कहा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। ठीक है। अब सर आपने टैक्स बचाने के लिए आपने कहा नहीं हमने तो सौदा करा 5 CR में, तो गवर्नमेंट कहेगी अच्छा तुम 10 करोड़ की प्रॉपर्टी 5 CR में बेचा है, हमारे साथ चालाकी कर रहे हो। तो ऐ तो लोग बहुत करते चालाकी की,
जानबूझ के दिखाते मैंने 1 रुपए में बेची कैपिटल गेन कम करने के लिए, तो गवर्नमेंट ने इसलिए एक बेंचमार्क लगा दिया। गवर्नमेंट ने कहा तुम कितनी बेचो, हम उसमें 10% जोड़ के, मानो अगर तुम प्रॉपर्टी बेच रहे हो 5 CR की, तो मैं इसमें चलो 10% मार्जिन और लूंगा, मतलब मैं इसमें 10% और जोड़ लूँ, या फिर आप सीधे 110% भी कर लो, तो कितना होगा 5 करोड़ 50 लाख। तब भी ये जो मैंने मुझे वैल्यू लगती है 10 CR उससे कम है, मतलब तुम यहाँ पे फ्रॉड कर रहे हो, तो यहाँ पे जान मुझे कम वैल्यू बता रहे हो। तो इसलिए मैं तो जो मैंने मुझे वैल्यू लगती है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो मेरे अकॉर्डिंग वैल्यू है, मैं उसको ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान के चलूंगा। बट अगर मानो मैं ये सौदा करता 9 करोड़ 50 लाख पे, तो अगर मैं इसमें 10% मार्जिन जोड़ता तो शायद वो गवर्नमेंट के 10 CR से ज्यादा आ जाती। तो गवर्नमेंट कहती तो चलो ठीक है, तुमने 10% ही मार्जिन लिया ना, इतना तो अलाउड है। बट अगर तुम उससे भी ज्यादा ले रहे हो तो मैं तुम्हारी वैल्यू को नहीं मानूंगा, और जो मेरी वैल्यू है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, मैं उसको ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान के चलूंगा। तो ये तो देखा इसका लॉजिक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब तक हमने सीखा सर नॉर्मली फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का सिंपली मतलब है सेल्स कंसिडरेशन। बट जब भी मैं कोई लैंड बिल्डिंग और बोथ बेचता हूँ या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचता हूँ, तो उस केस में मुझे सेक्शन 50C भी एक बार चेक करके चलना पड़ता है, जहाँ पे मुझे ये वाली कंडीशन चेक करके चलनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है, क्या लॉजिक है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब सर इसमें एक मुद्दा और आया, क्या मानो एसएससी का है, ये नहीं यार जो गवर्नमेंट ने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू निकाली है वो तो गलत है, अगर मैं इस प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू निकालूं वो तो उससे बहुत कम है, गवर्नमेंट तो गलत कर रही है यार। तो अगर ऐसा केस होता है तो उस केस के अंदर जो आपका ऑफिसर है वो चाहे तो वैल्यूएशन ऑफिसर को मामला रेफर कर सकता है, कि एक वैल्यूएशन ऑफिसर होता है, ये भी गवर्नमेंट का ही ऑफिसर होता है, कि आप एक बार प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालो। अब उसने जो वैल्यू निकाली, अगर तो वो जो गवर्नमेंट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उससे कम आई है, तो सिंपली आप जो उसकी वैल्यू को ही स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मान के चलोगे। और अगर उसकी वैल्यू ज्यादा हुई, ये तो गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट ने कही थी 10 CR, ये कह रहा है 12 CR, तो सो ऑब्वियस आप वहां पे 10 CR को ही मान के चलोगे। पर अगर गवर्नमेंट ने कही थी 10 CR, ये कह रहा है 8 CR, तो उस केस में हम 8 CR को मान के चलेंगे। तो ऐसे करके ये पॉइंट आता है। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, अब सर देखो मेनली बात यही थी। अब सर दो छोटे छोटे सेक्शन है जो आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं, पर आपको याद रखने पड़ सकते हो, शायद इनसे एक दो MCQ बन जाए। सर क्या, मानो सर कोई अनकोटेड शेयर है और मुझे लगता है जो उसमें कंसिडरेशन चार्ज हुई है वो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू से कम है, तो उस केस में उस फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या बनेगी, उस अनकोटेड शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है सर, अगर मैं, ये था सेक्शन 50C है, अब आया सेक्शन 50D। ये कहता है अगर आप सेल्स कंसिडरेशन नहीं निकाल पा रहे हो तो उस केस के अंदर फेयर मार्केट वैल्यू ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन के चल जाएगी। तो देखो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से जुड़े जितने भी पॉइंट्स हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिए, बेसिकली 3 सेक्शन यहाँ पे आते हैं, सेक्शन 50C, 50CA या 50D। अब ये 3 सेक्शन ध्यान रखो और आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आप एग्जाम में हमेशा सही लोगे। तो आई होप इट इज क्लियर।